रोजगार के मामले में आपकी परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। वर्तमान जो सरकार है उसको होल्ड कर देती है, मीराबाई गेस्ट हाउस में बेइज्जत किया जा रहा था, उनको जमीन पे उतरने नहीं देती है, इसमें कितनी सच्चाई? अब विधायक डेवलपमेंट अथॉरिटी पीडीए का फॉर्मूला बाप बेटे का पैर खींचता है, बेटा चाचा का पैर खींचता है, चाचा भतीजे का पैर खींचता है और करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके चुनाव लड़ते थे। जोश और अनुभव दोनों को हमारी ही सरकार है कि उनको आधे पांव की कर दी और इस संपत्ति को बढ़ाने का काम किया है। रोजगार के 50 मानक हो गए हैं, कोई धंधा है न व्यवसाय है। नमस्कार, मैं संजू महादेवा और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया समाचार। इस समय प्राइम इंडिया समाचार के फ्रेम में अब कुछ ही क्षणों में मैं आपको मिलवाऊंगा फेफना विधानसभा के सोहाव के मंडल अध्यक्ष नवनियुक्त प्रशांत कुमार राय उर्फ बंटी जी से। सबसे पहले तो बंटी जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। इनसे मुखातिब होने का एक मुख्य कारण यह भी हो गया कि सोहाव मंडल के अध्यक्ष के पद पर यह एक नया चेहरा, युवा चेहरा, नई नियुक्ति, नया दायित्व, नया पद और नई उम्मीदें। भारतीय जनता पार्टी से ये जुड़े हैं, इनसे सवालों की फहरिस्त भी बहुत लंबी है। अब देखना यह होगा कि इनके पास समय कितना है, ये कितना समय देते हैं। और उन सवालों की फहरिस्त में सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सोहाव के मंडल अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः कहूंगा कि हमारे यहाँ हमारे संघ संगठन में पद नाम की कोई चीज नहीं होती। हमारे यहाँ दायित्व होता है और हम सब कार्यकर्ता दायित्व यानी जिम्मेदारी से बंधे होते हैं, उसी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब एक मेरा सवाल यह है कि जो फेफना विधानसभा है जो बलिया जिले के अंतर्गत है और बलिया जिला में लगभग 7 विधानसभाओं पे चुनाव होते हैं और देखा जाए तो एक प्रकार से बलिया में भारतीय जनता पार्टी एक किनारे पर है। तो क्या ये सवाल मेरा यही है कि क्या इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब हर जगह जो नए नए मंडल अध्यक्षों को नियुक्त कर रही है और रिपीट नहीं कर रही है और एक नया चेहरा सोहाव मंडल अध्यक्ष के रूप में आपको नियुक्त की है कि यहां से अभी हाल फिलहाल आपके पार्टी के जो पूर्व विधायक है उपेंद्र तिवारी जी का पिछले चुनाव में हार हुआ था, ये कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर हमारी पार्टी को अच्छे से कवर करेंगे और पार्टी को अच्छे से जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी पार्टी एक पूरी डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक तरीके से चलती है और हमारे पार्टी के संविधान में यह है कि किसी भी दायित्व पे हम 2 टर्म से अधिक नहीं रह सकते। तो आपने जो कहा है कि हमारे यहाँ नए नए मंडल अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, वो बदले नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम अपने पार्टी के अंदर जो संविधान लागू है उसके अनुसार हम जो 2 टर्म मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, जैसे हमारे यहाँ ही 2 टर्म मंडल अध्यक्ष रहे आदरणीय बड़े भाई हमारे अभिभावक श्री भरत राय जी, तो उनका टर्म पूरा हो गया है। तीसरी बार रहने का हमारे पार्टी की संविधान अनुमति नहीं देती। इसके चलते और कुछ युवा अवसरों को तलाशने के चलते कई जगह जैसे हमारे मंडल अध्यक्ष की कहीं प्रमोशन हो जाता है या कहीं अन्य जगह चले जाते हैं तो उनके यहाँ 1 टर्म के बाद ही रिपीट नहीं किया जाता है क्योंकि उनका प्रमोशन हो जाता है। कहीं कहीं उनकी आवश्यकता लगती है तो पार्टी 2-2 बार अवसर देती है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में 2 बार से अधिक हम अवसर पार्टी की संविधान अनुमति नहीं देता है कि किसी भी मंडल अध्यक्ष नहीं कहें, जिला अध्यक्ष या बूथ अध्यक्ष तक भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक भी हम 2 बार से अधिक रिपीट नहीं कर सकते लगातार। आपको याद होगा कि जेपी नड्डा जी भी 2 टर्म है, तीसरा टर्म उनको नहीं मिल पाएगा। अमित शाह जी 2 टर्म थे, तीसरा टर्म नहीं मिल पाएगा। 2011-12 में आपको याद होगा नितिन गडकरी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस समय पार्टी के संविधान में एक व्यक्ति एक दायित्व पे बस 1 ही टर्म रह सकता था। नितिन गडकरी जी के समय ही इस संविधान में बदलाव करके 2 टर्म लाया गया, नहीं तो 1 ही टर्म था। इसलिए 2 टर्म से अधिक किसी को नहीं मिल सकता। हाँ, युवा अवसर मिलता है। हमारी पार्टी हमेशा युवाओं का पक्षधर रही है, तो युवाओं को अवसर देने का प्रयास करती है। वर्तमान में फेफना विधानसभा से जो विधायक हैं, उस विधायक का ये सीधे तौर पर आपके पूर्व विधायक पर ये आरोप है कि वह जनता से दिन प्रतिदिन इतने दूर चले गए कि जनता उनको नकार दी। दूसरा आरोप उन्होंने ये भी लगाया कि वे विशेष जाति की राजनीति करते हैं। ये आरोप वर्तमान विधायक का है कि विशेष जाति का राजनीति करते हैं। देखिए, विधायक जी के प्रकरण भी मैं जोड़ दे रहा हूं। उनसे एक सवाल किया गया कि जो फेफना विधानसभा का ही लगभग सीमावर्ती एक गांव है कोटवा नारायणपुर, वहां पर एक घटना हुई
दो लोगों की निर्मम रूप से उनका देहांत हो गया, उनको मार दिया गया। वहां पर ये वर्तमान विधायक और वर्तमान सांसद है, मौका वारदात पर पाए गए और उसी चीज को उनके द्वारा सहयोग राशि भी दी गई। उसी चीज को भुनाते हुए ये बयान ये बता रहे हैं और बयान भी दिए कि वहां से पूर्व विधायक उपेंद्र तिवारी गायब मिले, वो चुनाव की तैयारियों में थे। तो ये पार्टी चुनाव पर फोकस करती है, न कि पीड़ितों पर फोकस करती है। देखिए, विधायक जी के आरोप को मैं सीधे दो ही शब्द में जवाब दूंगा कि विधायक जी के लिए जो घटना थी वो राजनीति का विषय हो सकता है, हमारी पार्टी और हमारे नेता के लिए वो राजनीति का विषय नहीं हो सकता। विधायक जी को लग रहा होगा कि वो राजनीति का अवसर है, फसल काट लिया जाए, लेकिन हमारे यहाँ पूर्व मंत्री जी या पूर्व विधायक जी, हमारे उपेंद्र तिवारी जी हैं, हमारे नेता के लिए राजनीति का अवसर नहीं था। हाँ, पीड़ित की वो घटना की बात है तो घटना जघन्य थी। जिन हत्यारों ने उस घटना को अंजाम दिया वो आज कहाँ है, आपको और हमको और सबको पता है, और वो किसकी सरकार में कहाँ है ये भी सबको पता है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार रहती और इस प्रकार की घटना होती तो किसी वो पैसे से किसी न किसी विधायक और मंत्री को उस तत्कालीन सरकार का मैनेज करके वो लोग खुलेआम घूम रहे होते हैं। हमारी ही सरकार है कि उनको आधे पांव की कर दी, और हमारी ही सरकार है कि उनके केस की अच्छे से ट्रायल होगी और वो जिस सजा के हकदार होंगे वो सजा पाएंगे। रही बात की गायब रहने की, तो उस समय हमारे पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है, एक डिसिप्लिन है। पार्टी ने ये तय कर दिया था कि दिल्ली चुनाव को गंभीरता से लड़ना है और दिल्ली चुनाव के निमित्त पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी जी की वहां पर उपयोगिता थी। और वहां पर लक्ष्मी नगर विधानसभा एक है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है, उस विधानसभा में उनको ऊपर शीर्ष नेतृत्व से सीधे आदेश था कि आप जब तक चुनाव के दिन चुनाव समाप्त नहीं होता है आप इस विधानसभा को छोड़कर नहीं जाएंगे। और पार्टी की इस अनुशासन को में वो ऐसे बध गए कि वो चाहते हुए भी उनके मन में कहीं ना कहीं कसक था। हम सबको फोन करके वो भेजे, प्रशासन से लगातार बात करते रहे, पीड़ित परिवार से भी टेलीफोनिक वार्ता करते रहे, लेकिन उनके मन में चाहत होते हुए भी, ललक होते हुए भी लगातार वो मन में ही खुद के रह गए, लेकिन आ नहीं पाए। और जैसे ही मैं आपसे बता दूं, विधायक जी को जवाब दे दूं कि जैसे ही वो बलिया की सरजमी पर पैर रखे हैं, उत्तर प्रदेश की जब सरजमी पर पैर रखे हैं, तो किसी निमंत्रण में नहीं गए, अपने घर परिवार नहीं गए, अपने शुभचिंतकों के हाल चाल पूछने नहीं गए, सर्वप्रथम गए तो उस भारी जाम में लगते हुए, अपने को 4 घंटे की जाम में फंसते हुए सबसे पहले उस पीड़ित परिवार से मिलने गए। ये उपेंद्र तिवारी जी की संवेदना है। चूंकि वो संवेदना का विषय है, वो दुखद घटना है, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मैं पुनः कहता हूं वो राजनीति का विषय नहीं होगा। राजनीति का विषय माननीय विधायक जी और उनकी पार्टी के लिए है, ये उन्हीं को मुबारक। हमारे लिए वो ऐसी घटना राजनीति का विषय न होता है, न है, न रहेगा। एक सवाल इससे जुड़ा एक और है कि विधायक जी, वर्तमान विधायक एक और आरोप लगाते हैं कि विधायक निधि से ही हमें केवल खर्च करने की अनुमति है, हम जो भी परियोजनाओं को लाते हैं उस परियोजनाओं को ये जो वर्तमान जो सरकार है उसको होल्ड कर देती है, उनको जमीन पे उतरने नहीं देती है। इसमें कितनी सच्चाई? अब विधायक जी किस वजह से इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं? जब बहुत लंबे समय नहीं हुआ, इस प्रदेश के लोगों ने, उस विधानसभा के लोगों ने देखा है कि 2012 से 17 तक उन्हीं की सरकार थी। उस समय वो उनके शुभचिंतक यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे और एमएलसी बन के, चुनाव हारने के बाद एमएलसी बन के मंत्री थे, और वो खुद उस पार्टी के जिलाध्यक्ष थे। जिलाध्यक्ष रहते हुए उन्होंने अपनी सरकार में कितने प्रस्ताव दिए थे और कितने काम कराए थे, थोड़ा उस ब्यौरा को भी देते। और उस समय उपेंद्र तिवारी यहाँ पे सत्ताधारी दल के विधायक को हराकर विपक्ष में विधायक थे, और उनकी प्रस्तावों को कितना इन्होंने मदद करके पास कराया था वो भी थोड़ा खाका दे दे। और उस समय मैं एक और तकनीकी चीज बता दूं, उस समय विधायक निधि 1 करोड़ रुपया हुआ करती थी, इस समय विधायक निधि 5 करोड़ रुपया है। अगर मैं ये 5 करोड़ कह रहा हूं तो इस पे वो जवाब उनके कार्यकर्ता ये देंगे कि 5 करोड़ में जीएसटी भी कटता है, तो ठीक है, जीएसटी कट के 3 करोड़ 80 लाख होता है। 1 करोड़ के हिसाब उपेंद्र तिवारी उस समय 5 साल का पाई का देने के लिए तैयार थे और दिए भी। और प्रत्येक गांव में उपेंद्र तिवारी जी का कोई ना कोई कार्य आपको दिख जाएगा 2012 से 2017 के बीच में। लेकिन ये 5 करोड़ का हिसाब आज 3 साल पूरे होने वाले, फरवरी में 3 साल पूरे हो जाएंगे। ये 5 करोड़ नहीं 15 करोड़ का हिसाब अगर देने को इनसे जनता पूछ लेगी तो ये मुंह छिपाते फिरेंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे, हिसाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हिसाब देना और जवाब देना समाजवादी पार्टी के कल्चर में नहीं है, न कि विधायक जी के कल्चर में है। इनके संस्कार में जवाब और हिसाब दोनों सब नगण्य है, गायब है।
एक सवाल आपने जब बोला है तो उसी में से एक सवाल हमें हमारे पास निकल के ये आया। हालांकि जब हमें मौका मिलेगा हम आपकी पार्टी के पूर्व विधायक उपेंद्र तिवारी जी से भी ये सवाल हम करेंगे। संग्राम सिंह यादव जी ने अपने बयान में ये भी आरोप लगाया कि जब उपेंद्र तिवारी जी जब चुनाव लड़ने के लिए आए तो उनके पास 4 व्हीलर के रूप में एक क्वालिस थी और वो सामान्य रूप से घूमते थे। वर्तमान में वे गाड़ियों के काफिलों के साथ घूमते हैं। उनका सीधा आरोप था कि उन्होंने जनता के दुखों को नहीं देखा, वे सीधे सीधे अपनी संपत्ति को बढ़ाने का काम किया है। मैं आपके इस सवाल का क्या बतौर विधायक जी का ये आपके माध्यम से आरोप आया है। मैं बता दूं कि ये चीजें सार्वजनिक तौर पर हैं, किसी से छिपती नहीं है। विधायक जी 1990 से चुनाव लड़ रहे हैं और अब तक लड़ रहे हैं और हर चुनाव में करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करते हैं। विधायक जी का न कोई धंधा है, न व्यवसाय है, न किसी प्रकार का जॉब है, न उनके बेटे कोई धंधा व्यवसाय जॉब करते हैं। ये हर साल कहां से धन लाते हैं कि हर चुनाव, और मैं कह दूं कि 2014 से लोकसभा भी नहीं लड़ रहे हैं, तो हर लोकसभा भी लड़ते थे, एमएलसी भी लड़ते थे, विधानसभा भी लड़ते थे, किसी राजनीतिक दल को नहीं छोड़े थे और करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके चुनाव लड़ते थे। अगर मैं पूछ दूं कि वो खर्च कहां से आता है तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन सवाल के बदले सवाल नहीं होता। उन्होंने सवाल किया है, आरोप लगाया है उपेंद्र तिवारी जी पे, तो मैं कह दूं कि हमेशा हर व्यक्ति के यहाँ उसकी विकास छिपी होती है, वो विकास करेगा ही करेगा। ये प्रगतिशील समाज है, ये समाज हमेशा गतिशील है, विकास धीमे धीमे होता ही होता है। क्या वो चाहते हैं कि उपेंद्र तिवारी जी 2002 में क्वालिस से चलते थे तो अभी क्वालिस से ही चलेंगे तभी ईमानदार करेंगे? नहीं। जितनी उनकी गाड़ियों के काफिले हैं, जो भी चीजें वो कह रहे हैं उसका चेक कर लें, उसकी पूरे बैंक डिटेल चेक कर लें, वो सारे गाड़ियों का जीएसटी से लेकर हर चीज चेक कर ले, तो सब कुछ ऑनलाइन होता है। उनके बड़े भाई जो हैं वो भाई के प्रति दयालु हैं, करुणा उनके अंदर भरा है, अपने भाई को राजनीति कराने के प्रति वो एक अच्छे और कुशल व्यवसायी हैं दिल्ली में, और वो अपने भाई को राजनीति कराते हैं। वो गाड़ी फॉर्च्यूनर जितनी भी चर्चा करना चाहें, उसकी डिटेल चेकिंग कराना चाहें, वो सब कुछ पोर्टल पे है, वो चेक कर सकते हैं। और सारी चीजें उसका कह सकते हैं कि सीए से जांच करा ले, जिससे भी जांच करा ले, वो किसी भी प्रकार की गैर कानूनी तरीके से कमाए हुआ धन का नहीं है। वो समाजवादी पार्टी की तरह से ठेका पट्टा करके कमाया हुआ धन से गाड़ियां नहीं चल रही हैं। उपेंद्र तिवारी जी जब विधायक नहीं थे फिर भी 2-2, 3-3 गाड़ियों से चलते थे। 2012 के विधानसभा चुनाव जब लड़ रहे थे उस समय उनके परिवार में 3 या 4 गाड़ियां थी। न सत्ता था न वो विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं था और विधायक भी नहीं थे, फिर भी वो 3-3 4-4 गाड़ियों से चल रहे थे। तो क्या उस समय भी धन समाजवादी पार्टी की सरकार दी थी क्या, विधायक जी दिए थे? नहीं। उनका परिवार आज भी संयुक्त परिवार है और एक दूसरे को मदद करने में उनका परिवार विश्वास रखता है, जो कि समाजवादी पार्टी के संस्कार में ये भी नहीं है। उनके समाजवादी पार्टी के संस्कार में है कि बाप बेटे का पैर खींचता है, बेटा चाचा का पैर खींचता है, चाचा भतीजे का पैर खींचता है। तो उनके यहाँ कल्चर नहीं होगा, लेकिन उपेंद्र तिवारी जी के यहाँ कल्चर है। इसलिए इसी संस्कार के चलते उनके भाई उनको आज भी राजनीति में जो आवश्यकता अनुसार धन की जरूरत पड़ती है वो उनको मदद करते रहते हैं। आपने लगातार इन सवालों को बहुत बखूबी ले रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको सहज करता हूं। समाजवादी पार्टी की वर्तमान एक रणनीति चल रही है, पीडीए की राजनीति। उनका ये नया फार्मूला आया है, पीडीए का फार्मूला। आपका क्या फार्मूला है? देखिए, पीडीए उनके लिए नारा होगा, उनके लिए एक चुनावी नारा है पीडीए। पीडीए का मतलब वो जो कहते हैं कि उनके अनुसार है कि वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, उनके अनुसार है बतौर समाजवादी पार्टी। लेकिन पीडीए मतलब हमारे पूर्व वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री जी हैं वो हर संबोधन में कहते हैं फैमिली परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब परिवार की विकास की वो एक संस्था है पीडीए। पीडीए पे बात करने का समाजवादी पार्टी के लोगों को और अखिलेश यादव जैसे नेता को किसी भी प्रकार के नैतिक अधिकार नहीं, क्योंकि इस प्रदेश में बहुजन समाज पे सबसे ज्यादा अत्याचार किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। बहुजन समाज पे सबसे ज्यादा, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पे सबसे ज्यादा अगर कहें तो मुकदमे या राजनीतिक प्रताड़ना या हिंसा करना सबसे ज्यादा किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। मैं एक एक बात मैं आपको बताता हूं, शायद आपके संज्ञान में होगा। जब हम लोग राजनीतिक तौर पे थोड़ी जागृत हो रहे थे, राजनीतिक चेतना हमारी जग रही थी, 2012 में अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आप सबको याद होगा कि उनके कार्यकर्ताओं ने
हमारी पूर्व मुख्यमंत्री बहन आदरणीय सुश्री बहन मायावती जी मुख्यमंत्री रहने के दौरान जो दलित स्मारक बनाए गए थे, बहुजन शुभचिंतकों की जो मूर्तियां बनाई गई थी, वो हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां हों, या कहें कि संविधान को पढ़ाने वाले मान्यवर काशीराम जी की मूर्तियां हों, उन मूर्तियों पर चढ़ के इन्हीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तांडव किया था और उनके मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया था। उस समय अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी का पीडीए का नारा कहां था? उस समय पीडीए का नारा कहां था जब हमारी बहन जी को, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बहन जी को लखनऊ के मीराबाई गेस्ट हाउस में बेइज्जत किया जा रहा था? उस समय समाजवादी पार्टी के नारा जो वर्तमान में पीडीए चल रहा है और पीडीए देने वाले कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के लोग और नेता कहां थे? उस समय पीडीए का नारा देने वाले ये लोग कहां थे जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा 2012 में चुनाव जीतने के बाद गांव गांव में दलितों के खिलाफ हिंसा की गई? उस समय ये लोग कहां थे? इनकी राजनीति, जिस समय दलितों का प्रमोशन का आरक्षण बिल संसद में आया था, उस समय इसी प्रमोशन के बिल के आरक्षण को इन्होंने संसद भवन में फाड़ा था। उस समय इनकी दलित और चेतना और ये कहें कि पीडीए का नारा कहां था? ये पीडीए का नारा छलावा है, अखिलेश यादव जी की स्ट्रेटेजी है। मैं आपको बता दूं कि 2022 के जब विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय इनको ये लग रहा था कि ब्राह्मण समाज को शायद नाराज चल रहा है सरकार से। विकास दुबे का उस समय इनकाउंटर हुआ था तो इनको लग रहा था कि ब्राह्मण समाज नाराज है, तो उस नाराजगी का फायदा लिया जाए, उसको फसल को काटा जाए। तो उनके घूम घूम कर वो कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम भगवान परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण समाज भाजपा के साथ मतदान किया और भाजपा को सत्ता में लाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, ये परशुराम जी की मूर्ति को भूल गए। उसी समय जैसे अब ये नारा लगा रहे हैं, यही दलित समाज 2027 में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताकर भेजेगा, ये पीडीए का नारा भी भूल जाएंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, इस रिकॉर्डिंग को आप रखिएगा और 2027 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तब दिखाइएगा कि अखिलेश यादव जी इस पीडीए के नारा के साथ कितना चल रहे हैं। अखिलेश यादव जी सिर्फ चुनावी नेता हैं, चुनाव लड़ना जानते हैं और सत्ता में कैसे बना रहा जाए उसके लिए उनके अंदर ललक रहती है। जन सेवा में इनका कोई सरोकार नहीं है, जन सेवा से इनका कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, कोई हित नहीं है। अखिलेश यादव जी सिर्फ चुनावी राजनीति करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक युवा मंडल अध्यक्ष हैं, आपकी पार्टी में आपसे ज्यादा उम्र के लोग, ज्यादा अनुभवी लोग हैं, तालमेल कैसे बैठा पाते हैं? ये हमारे पार्टी का संस्कार है। हम युवा जोश और अनुभव दोनों का तालमेल लेकर चलते हैं। हम जैसे कार्यकर्ता हैं, हमको जो भी दायित्व मिला, जो भी जिम्मेदारी मिली, ये जिम्मेदारी मिली है तो ऐसा नहीं है कि इस जिम्मेदारी से जो मैं थोड़ा बहुत ऊंचा दिख रहा हूं, ये सब ऊंचा दिखना मेरा व्यक्तिगत कारण से नहीं है। ये वही अनुभवी कार्यकर्ताओं ने हमें अपने कंधे पर बैठाया है तो मैं ऊंचा दिख रहा हूं। अनुभवी कार्यकर्ताओं और युवा कार्यकर्ताओं, अनुभवी कार्यकर्ताओं, पुराने बुजुर्ग कार्यकर्ताओं के अनुभव से और युवा कार्यकर्ताओं की जोश से ये पार्टी 2 सांसदों से लेकर 303 सांसदों तक की सफर तय की है और ये पार्टी इन्हीं तालमेल से, देखिएगा, जो सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी की 1984 की जो 400 कुछ सीटों की जो रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ेगी। उसके लिए हम लोग लगातार अग्रसर हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि युवाओं को साथ में लेकर चलने के लिए उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से ये भी कहा है कि 1 लाख युवाओं को अवसर देंगे। इस पार्टी में निश्चित तौर पर 1 लाख युवाओं को अवसर देकर, युवाओं को आगे लाकर युवाओं से राजनीति भी कराएंगे और युवाओं को राजनीति में अच्छी सहभागिता भी देंगे। और ये सभी वो युवा होंगे जो किसी राजनीतिक परिवार से न आते होंगे। नहीं तो आप देख सकते हैं, कांग्रेस के युवा हो या सपा के युवा नेता हो या बहुजन समाज पार्टी का युवा नेता हो या राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का युवा नेता हो, किसी भी राजनीतिक दल का जो युवा विंग है, युवा नेता है, उस राजनीतिक दल का किसी न किसी बड़े नेता का पुत्र के नाते ही उस पर यात्रा करता है। हमारे यहाँ ऐसा कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ अगर आम कार्यकर्ता का भी परिवार से, या कहें कि आम किसान, मजदूर या मध्य वर्ग के किसी परिवार से युवा सक्षम है तो राजनीति अवसर उसको हमारी पार्टी प्रदान करती है और राजनीति करता भी। रोजगार के मामले में आपकी पार्टी को विफलता के सबसे ऊपर पायदान पे रखा गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये एक नैरेटिव है विपक्ष द्वारा। आप देखेंगे तो वर्तमान में ही सरकार ने हमारे रोजगार के जितने अवसर दिए हैं, और ये अवसर किसी कहें कि किसी एक सीमा में बंधे हुए नहीं है कि केवल सरकारी नौकरी का ही रोजगार होगा तभी रोजगार माना जाएगा। रोजगार के 50 मानक हो गए हैं। आप देखिए, इस प्रदेश में
लंबे लंबे कितने बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। उस एक्सप्रेसवे पे 50 प्रकार की संस्थाएं काम कर रही हैं। कोई होटल्स खुल रहे हैं, कहीं रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, कहीं अच्छे अच्छे ढाबे खुल रहे हैं। उसमें कोई ना कोई युवा तो रोजगार ही कर रहा है। इस देश में लगातार कई प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार मजबूत हो रहा है। उसमें कोई ना कोई युवा इंजीनियर के तौर पे, कोई ना कोई युवा बिल्डिंग मटेरियल के सामग्री सप्लाई करके हमेशा रोजगार में वो घूम रहा है। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी ही होता है, ऐसा नहीं है। लगभग 150 करोड़ का ये आबादी वाला देश है। अगर हम 150 करोड़ की आबादी वाले देश को केवल सरकारी नौकरी पर ही निर्भरता करें तो ये हमारी असफलता होगी। हमारे पास बहुत से सेक्टर हैं जिसमें युवाओं को अवसर प्रदान किया जा रहा है और लंबे लंबे बहुत अच्छे अच्छे काम हैं जिससे लगातार युवा जुड़ के काम कर रहे हैं। हम आपको गिनाते चले तो आप मानिएगा कि एक प्रकार से नई उद्योग युवाओं को युवाओं के लिए रोजगार देने के लिए निकली है। आप अगर इस क्षेत्र में ही देखेंगे तो बहुत से युवा हैं जो हर बाजार में अच्छे से कोई जनसेवा केंद्र खोला हुआ है, कोई छोटा जो बैंक में छोटे छोटे बैंक खुल रहे हैं वो खोलकर काम कर रहा है, कोई छोटे छोटे शॉप खुल रहे हैं। लगातार सामग्रियां, आप एक चीज देखिए, जब अभी हो रहा है कि ट्रकों की झुंड लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है। ये 10 साल पहले इतनी भीड़ नहीं थी। उसका मूल कारण है कि देश में डेवलपमेंट के इतने काम हो रहे हैं, इतने अवसर मिल रहे हैं कि ये सारे चीजें, ये जो ट्रक हैं, ये बिल्डिंग मटेरियल के लिए सारे काम चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो रहा है देश का, इस देश में लगातार काम कितने अवसर खुल रहे हैं। तो उस सभी अवसरों पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई युवा तो काम कर रहा है, तभी तो हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई युवा नहीं खुल रहा है। कोई बहुत से युवा हैं जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत से युवा हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। हर युवा कहीं ना कहीं काम कर रहा है। हाँ, घर बैठकर नहीं खा रहा है, घर बैठकर अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर रहा है। ये उसी दल का आरोप है जो युवाओं को केवल राजनीतिक नारे में प्रयोग करते थे, युवाओं को केवल बाइक जुलूस और भीड़ और हिंसक बनाते थे। वही लोग हैं, वही पार्टी के लोग बात करते हैं जो युवाओं को शराब और नशाखोरी में हमेशा लिप्त रखते थे। उन पार्टी के इन सारे अनर्गल प्रलापों पर हम लोग नहीं जाना चाहते। इसलिए मैं पुनः कह रहा हूं कि युवाओं को बहुत सारे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और ये युवा बेहतर जानते भी हैं। सवालों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन वीडियो की भी एक समय सीमा है। इस इंटरव्यू को फिर कभी और लंबा करेंगे और सवालों के साथ हम इनसे जुड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे क्षेत्र के एक सजग प्रहरी हैं। आप सबकी समाज में बहुत उपयोगिता है। अगर आप समाज के सभी क्रियाकलापों पर अपनी गहरी निगाह बनाए रखते हैं तो समाज अच्छे दिशा में जाता है। आप ऐसे ही आंख खोलकर समाज को एक अच्छा दिशा देते रहें। आप सबके लिए भी हमारी शुभकामनाएं हैं और आप स्वस्थ रहें, अच्छे स्वास्थ्य के साथ समाज के हित में काम करते रहें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ईमानदारी से जो भी आपको दायित्व या पद मिला है उस पर आप कार्य करते। आज के लिए बस इतना ही। मैं संजीव महादेवा, पेशे से बेरोजगार, शौक से पत्रकार। जय हिंद सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया समाचार।